दोनों पीरियड में केवल सीआरपीसी चलेगी। आईपीसी अब कल चलेगी, तैयार नहीं है भाई आज। तो रुकिए, होता रहे। भाई सीआरपीसी चलेगी, फिर आपको एक बार बताया जाए आज। बैठ जाइए। मोबाइल ले लीजिए अपना। मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। बैठिए, आप लोग आराम से बैठिए, आप लोगों को हवा की आवश्यकता नहीं। नहीं, हम भी थोड़ा इधर हो जाए पसीना से। नहीं, इधर होने दीजिए पसीना, क्या किया जाए। हवा ही नहीं लगती। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपका सीआरपीसी में 190 चल रहा था। बैठिए भाई थोड़ा जल्दी। और काफी आपका महत्वपूर्ण ये आपका सेक्शन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका अपराधों का संज्ञान हम शुरू किए हैं, और आज आपका कंप्लेंट के बारे में पहले बताया जाएगा। यहाँ से भी आपका इंटरव्यू में और प्री में पूछा जाता है। देखिए, फिर एक बार 2-4 मिनट बैठिए हो। 2-4 मिनट शुरुआत किया जाए, तब आपका आगे पढ़ा जाए। शुरुआत ये करना है कि आपका जब मने न्यायिक कार्यवाही की जब शुरुआत होती है, तो सर्वप्रथम जो प्रक्रम होता है, स्टेप होता है, वह अपराध के काग्निजेंस का होता है। यानी कि अपराध से न्यायालय विज्ञ होता है या अवगत होता है, अर्थात न्यायिकतः अपराध के बारे में सूचना प्राप्त करता है। तो जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध के बारे में न्यायिकतः सूचना प्राप्त करता है, तो उस कार्यवाही को हम कॉग्निजेंस या संज्ञान या भिज्ञ होना कहते हैं। बात न करिए भाई। भिज्ञ होना कहते हैं। जो न्याय कार्यवाही में पहला स्टेप होता है, याद रखिए, वह अपराध का कॉग्निजेंस होता है। ये यहीं से न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ भी होती है। ये आपका इसका जो नेचर होता है, वह इंक्वायरी का होता है। तो इंटरव्यू और प्री में भी पूछा गया है कि जांच और विचारण को आप कैसे अंतर करेंगे, कि न्यायालय जांच कर रहा है कि न्यायालय विचारण कर रहा है। तो आपका जवाब रहेगा, आरोप के निर्माण के पहले, यानी कि चार्ज फ्रेम न्यायालय करता है, उसके पहले जो भी न्याय कार्यवाही न्यायालय करेगा, वह जांच के नेचर की, और आरोप के बाद जो न्यायिक कार्यवाही होगी, वह ट्रायल या विचारण की नेचर की। ये कई राज्यों में आपका पूछा गया है कि विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपका जवाब रहेगा, न्यायालय द्वारा चार्ज फ्रेम करने से
आरोप के निर्माण से, आरोप के विरचन से। तो एक लाइन दिमाग में बैठा लीजिए कि आरोप के निर्माण के पहले जितनी न्यायिक कार्यवाही वह जांच, और आरोप के निर्माण के बाद जो न्यायिक कार्यवाही होगी उसे हम क्या कहेंगे? विचार। अब यह है कि अपराध का संज्ञान के बारे में, संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। कौन व्यक्ति अपराध किया गया है इसकी जो जांच होती है या इसका निर्धारण विचारण के समय किया जाता है, ये याद रखना है। फिर आपका संज्ञान की समय सीमा बताई गई। तो नीतिपरक जो सीमा है वह आपका 195 से लेकर 199 तक में है, और जो समय परक सीमा है वह भी याद रखिए सीआरपीसी के 468 में 468, ये भी हम बता चुके हैं। इसके बाद आपका संज्ञान कौन ले सकता है ये बिंदु आगे बताया जाएगा डिटेल में आपका। लेकिन अब 190 से 194 तक की धाराएं संज्ञान के बारे में सामान्य नियम या जनरल रूल बताती है, जबकि संज्ञान के अपवाद कहिए या कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर ही संज्ञान लिया जाएगा, इसका उल्लेख 195 से लेकर 199 तक है। जब भी मजिस्ट्रेट 190 में संज्ञान लेने की सोचे तो सबसे पहले उसे यह देखना चाहिए कि क्या ये जो मैं जिस अपराध का संज्ञान ले रहा हूँ कहीं 195 से लेकर 199 तक में तो नहीं आता। अगर आता है तो मजिस्ट्रेट तभी संज्ञान लेगा जब उन धाराओं की कंडीशन फुलफिल हो जाए, अन्यथा मामला संज्ञान पर ही रुका रहेगा। बैठिए आगे भाई, इधर इधर ही बैठिए, हवा लगती रहे। हाँ देखिए, जहाँ हवा लगे वहीं बैठिए भाई, गर्मी ज्यादा है। देख लीजिए, क्योंकि गर्मी सुबह से आज जैसे परसों गर्मी थी वैसे ही आज भी गर्मी है, लेकिन थोड़ा बहुत कम है। इसीलिए सुबह भी चल गया और आपका शाम को भी, क्योंकि परसों ऐसी स्थिति आ गई थी कि लाख कूलर और पंखा चल रहा था, पता ही नहीं लग रहा था कि ये सब हवा दे रहे हैं। वैसे कल स्थिति सही थी, हल्का सा आज स्थिति बिगड़ी है, कल हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि आशा पर ही क्या टिका है जीवन। तो आपका फिर आगे देखिए। अब इसके बाद आपका हमें देखना है कि संज्ञान कितने आधारों पर लिया जा सकता है। तो 3 आधारों पर, और आपका क्लाज वाइज भी रट कर जाइएगा, क्योंकि क्लाज वाइज पूछा जाता है। 190 वन के ए क्लाज में परिवाद पर, 190 वन के बी क्लाज में पुलिस रिपोर्ट पर, और 190 वन के सी क्लाज में सुमोटो या किसी की शिकायत पर, या अन्यथा यानी कि किसी भी प्रकार से मजिस्ट्रेट को अपराध के बारे में क्या मिलती है जानकारी। अब वहीं एक एक करके हमें शुरू करना है आपका कि मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद पर अपराधों का संज्ञान लिया जाना। इसको फिर हम एक बार डिटेल में शुरू करते हैं, और आपका जितनी धाराएं हैं इसमें पढ़ना एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो देखिए कौन कौन सी धारा कवर करनी है। आपका 2 2D कवर करना है, सीआरपीसी की धारा, फिर 200 से लेकर 203 तक पढ़ना है। फिर आपका इसी समय 156 का क्लाज 3 पढ़ना है, और फिर आपका 460 पढ़ना है। खंड कौन था ई की के देखे तो 460 का ई है, ये है ना, ई पढ़ना है। और आपका फिर इसी के साथ आपका एक धारा हल्का सा बताया जाएगा, 210 बताया जाएगा, और हल्का सा आपका 209।
फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए तो तब भाई आगे आपका बढ़ा जाए अन्य बातों में। पहला कंसेप्ट ये बनाना है, कई लोग इसमें भी आपका माने समझ नहीं पाते कि कॉग्निजेंस या संज्ञान की कार्यवाही अलग होती हैं और ट्रायल या विचारण की कार्यवाही अलग होती है। ये पहला नियम याद रखिए। भले ही किसी मजिस्ट्रेट को उस अपराध को विचारित करने की क्षमता न हो, फिर भी वह मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त होता है, प्राधिकृत होता है, कानूनन अथराइज होता है। जैसे कि आपका हत्या हुई तो हत्या के अपराध का भी संज्ञान 190 में सामान्यतः प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही लेता है, लेकिन जब आप सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची देखेंगे तो प्रथम अनुसूची में धारा 302 आईपीसी के आगे लिखा होगा लास्ट स्तंभ में कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि इस अपराध का विचारण अनन्यतः या पूर्णतः या केवल और केवल सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। लेकिन जहां तक संज्ञान या अवगत की बात है, वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही संज्ञान लेगा। यानी कि पहला नियम दिमाग में बैठाना है कि संज्ञान की कार्यवाही अलग होती है, विचारण की कार्यवाही अलग होती है। भले विचारण करने की क्षमता मजिस्ट्रेट को न हो, लेकिन वह उस अपराध का संज्ञान ले सकता है। तो संज्ञान मतलब अब आइए, तो मान लीजिए हत्या का मुकदमा था, विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 190 के तहत उस अपराध का संज्ञान ले लिया। तो फिर दिमाग में बैठाना है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तो दंड ही कितना दे सकता है, 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपया, और संज्ञान किसका लिया है, ऐसे अपराध का जिसमें सजा मृत्युदंड है या आजीवन कारावास। तो संज्ञान लेने पर कोई रोक नहीं है। तो संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह मामला कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल योग्य है, तो सीआरपीसी की धारा 209 काम करेगी और मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को क्या करेगा, मामला सुपुर्द कर देगा। सुपुर्द को एमपी में पूछा जाता है, उपार्पण कर देगा। उपार्पण करना माने भेज देना, कमिट करना। तो ये जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, इस सेक्शन के तहत कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन को, अभियुक्त को भी कहेगा जाइए, फाइल भी भेज देगा। किस धारा के तहत, 209, ये याद रखिएगा। अगला आइए, 3 आधारों में से किसी एक पर ही संज्ञान लिया जाएगा। पहला आधार था कि जिन तथ्यों से अपराध बनता है उसके बारे में मजिस्ट्रेट के पास आपका परिवाद किया गया हो, इस्तिगासा किया गया हो या कंप्लेंट किया गया हो। इसी को इस्तिगासा भी उर्दू में कहते हैं। आप जाएंगे कचहरी में तो परिवाद कम लोग कहेंगे, आज भी वकील साहब इस्तिगासा ही कहेंगे। तो जैसे ही कोई बोले कि इस्तिगासा हो गया, यानी कि कंप्लेंट किया गया, यानी कि परिवाद किया गया, यानी कि 2D में जो परिभाषा है वह की गई। अब आगे बढ़ा जाए इसके। अब यह है कि परिवाद होता क्या है, परिवाद कैसे किया जाता है, आपका परिवाद पर क्या मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकता है। तो 190 में और ध्यान रखना था, 190 बताती है कि सामान्यतः आपका संज्ञान लेने का अधिकार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। फिर कल बताया गया था कि क्या सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट
या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है कि नहीं? ले सकता है, लेकिन कब ले सकता है? जब किसके द्वारा अथराइज हो? आपका सीजीएम द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अब ये आता है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किन अपराधों का संज्ञान के लिए अथराइज किया जा सकता है? क्या सभी अपराधों के लिए? नहीं। जिन अपराधों की जांच और विचारण करना उसकी क्षमता के क्या है अंदर, सबके लिए नहीं। जबकि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, भले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध के विचारण की क्षमता प्राप्त न हो, वह सशक्त है कानून द्वारा कि उन अपराधों का भी कॉग्निजेंस ले ले जो उसके द्वारा विचारणीय नहीं है। तो विचारणीय नहीं है, बाद में संज्ञान के बाद देखता है, तो भाई कोर्ट ऑफ सेशन को क्या कर दे? कमिट कर दे। तो धारा, भाई नए लोग याद रखे कि धारा में कमिट किया जाता है 209। अब हमें परिवाद पर देखना है। परिवाद पर एक एक सेक्शनों को देखना है। देखिए, जहाँ तक परिवाद की बात है, कल मैं बता भी था, फिर एक बार शुरुआत किया जाए। जहाँ तक आपका सेक्शन की बात है, परिवाद की परिभाषा 2D में दी गई है। 2D में ये बताया गया है कि परिवाद सदैव न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा। एक और कोरिलेट पहले कर लिया जाए, वह एविडेंस की धारा 8 आपका पश्चातवर्ती आचरण से, वहाँ भी परिवाद दिया गया है। तो वहाँ का परिवाद और सीआरपीसी के परिवाद में अंतर है। फिर एक बार समझिए थोड़ा भाई, जो टेक्निकल क्वेश्चन है, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिया गया है, पश्चातवर्ती आचरण दिया गया है, वहाँ अगर कहा जाए कि परिवाद किया, कथन किया, वहाँ परिवाद और कथन अलग, और सीआरपीसी का परिवाद क्या है? अलग। वहाँ परिवाद का मतलब ये हुआ कि प्रश्न ये है कि क्या ए को लूटा गया, तो लूट के कुछ देर बाद उसने परिवाद किया कि मुझे लूटा गया, या कथन किया कि मुझे लूटा गया। तो अगर परिवाद करता है कि लूटा गया, तो परिवाद हम कब कहेंगे? यही टेक्निकल क्वेश्चन है कि ए से किसी ने पूछा नहीं, वह खुद अपने साथ हुई घटना का वर्णन करना शुरू कर दिया, तो ये कहा जाएगा परिवाद करके कहा। और जब कोई पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब शुरू किया बताना घटना के बारे में, तो ये परिवाद नहीं, क्या कहलाएगा? कथन। सुबह वाले पीरियड में बताया गया। तो अगर परिवाद है, तो धारा 8 में वह जो परिवाद में बातें कही गई हैं पीड़ित द्वारा, वह पश्चातवर्ती आचरण के रूप में सुसंगत होगी। और अगर परिवाद न होकर दे दे कि ये कथन किया है, स्टेटमेंट किया है, तो आप 8 धारा 8 में उसे सुसंगत न बनाइएगा। भले 157 के तहत सुसंगत हो सकती है, क्या मर गया तो कौन सी धारा अप्लाई हो सकती है? एविडेंस की 32(1). फिर बैक को आप सीआरपीसी में परिवाद पर, वहां के परिवाद से यहाँ से न जोड़िएगा, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से एविडेंस वाले में भी परिवाद को बताया। और खूब दृष्टांत पूछा जाता है एविडेंस में। फिर बैक को ये आपका 2D को देखा जाए। पिछली बार भाई यूपीजे में बना था 2D से क्वेश्चन, फिर आपका बिहार एपीओ में मेंस में 2D के स्पष्टीकरण से समस्यात्मक क्वेश्चन भी एक बार बना है। तो दोनों क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे और तब परिवाद पर आगे बढ़ा जाए। पहला नियम, परिवाद आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम,
परिवाद लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। तीसरा नियम, परिवाद में अपराध का उल्लेख करना है, अपराधी का नहीं। चौथा नियम आपको जानना है कि परिवाद में मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाती है कि आप सीआरपीसी को गति दीजिए, न्यायिक कार्यवाही क्या करिए, इस अपराध के बारे में आगे बढ़ाइए। पांचवा नियम यह आया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए क्या होता है, बाद में परिवाद खारिज कर दे, कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ये नहीं कि तुरंत खारिज कर दिया। कार्यवाही करने के लिए बाउंड होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। छठवां नियम ये आया कि परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सातवां नियम, अगर 10-20 लोग मिलकर परिवाद किए हैं तो उसे ज्वाइंट कंप्लेंट या संयुक्त परिवाद कहा जाएगा। और लास्ट नियम, दो नियम और जानिए। परिवाद अपराध के बारे में किया जाता है तो गंभीरता के आधार पर अपराध को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कांगनिजेबुल या संज्ञेय और दूसरा नॉन कांगनिजेबुल या असंज्ञेय। तो अगला क्वेश्चन आपका यही जे में बना था कि परिवाद किया जा सकता है संज्ञेय अपराध में, असंज्ञेय अपराध में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो अपराध हम बता रहे हैं कि संज्ञेय असंज्ञेय लिखा नहीं गया है, तो अपराध में कौन सा अपराध, दोनों। तो एफआईआर बताइए अब, एफआईआर केवल किस अपराध में किया जाएगा, संज्ञेय। एनसीआर केवल किस अपराध में, असंज्ञेय। और जैसे ही परिवाद पूछे तो क्या मार कर आएंगे, पिछली बार जे का ही क्वेश्चन है, दोनों, संज्ञेय में भी और असंज्ञेय। अगला नियम आइए, धारा 2 का आपका, हाँ, परिवाद सामान्यतः समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन लेकिन लगाकर पढ़ना है। कुछ दशाएं ऐसी सीआरपीसी में दी गई हैं कि परिवाद कुछ स्पेसिफिक पर्सन या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में डिफमेशन या मानहानि के मामलों में पूरा समाज नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, पीड़ित, आहत या जिसके प्रति क्या की गई है, मानहानि। दूसरा उदाहरण आपका 195 अच्छा उदाहरण मिलता है। अगर पुलिस के आदेश का आपने उल्लंघन किया है या न्यायालय में फॉल्स एविडेंस दिया है तो या तो पुलिस परिवाद करे या न्यायालय स्वयं परिवाद करेगा। आम जनता को परिवाद करने का अधिकार नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे मामले मैं जरूर बताऊंगा, और 195 बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में और समाज में पूछी जाती हैं कि क्या न्यायालय भी कंप्लेंट करता है, तो आपका जवाब रहेगा करता है। तो पूछा जाएगा किस धारा के तहत, 195। फिर पूछा जाएगा किन मामलों में, तो ऐसे मामले जहां की सामान्यतः फॉल्स एविडेंस कोर्ट में क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। तो आम आदमी आप नहीं कर सकते, कौन करता है, बस आप एप्लीकेशन एक लगाकर मांग कर सकते हैं कि न्यायालय स्वयं परिवाद दायर करके और इस मिथ्या साक्ष्य देने वाले के खिलाफ क्या करे, कार्रवाई। अब ये न कहेगा कि हम कर सकते हैं, केवल कौन कर सकता है, कोर्ट। और ये सेक्शन हम बताएंगे, 1-2 दिन में आ ही जाएगा। आपका 190 ही थोड़ा बड़ा है, 191, 92, 93, 94 छोटे छोटे हैं, 5-5, 2-2 मिनट के। फिर 195 से थोड़ा पढ़ना है। अगला देखिए, ये हम बताए परिवाद का जो 2D की धारा की परिभाषा थी। अब धारा 2D का एक्सप्लेनेशन समझिए। धारा 2D का स्पष्टीकरण समझने के लिए फिर एक कॉन्सेप्ट बनाइए, और आपका कॉन्सेप्ट ये बनाना है
कि एक तो संज्ञेय अपराध बना लेना है और दूसरा असंज्ञेय। तो आप लोग बताइए किस मामले में पूछा गया भाई, ये मैं आपका ये क्वेश्चन, किस मामले में पुलिस स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी? तो किस मामले में? संज्ञेय। और किसमें केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही साक्ष्य एकत्र किया जाएगा, अन्वेषण होगा? तो आपका क्या जवाब रहेगा? असंज्ञेय। ठीक। अब पुलिस, अब आइए, अगर पुलिस ने स्वतः किसी मामले का अन्वेषण किया तो स्वतः किसी मामले का अन्वेषण किस अपराध में पुलिस कर ही सकती है? संज्ञेय। यानी कि किस अपराध में? संज्ञेय। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और साक्ष्य एकत्र किया 173(2) के तहत पुलिस ने रिपोर्ट भेजी मजिस्ट्रेट को, तो उसमें लिखकर भेजी कि ये मामला असंज्ञेय मामला है। यानी कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस समझ रही थी शुरुआती दौर में कि ये संज्ञेय मामला है, लेकिन जब अंत में निष्कर्ष निकला तो किस मामले का निकला? असंज्ञेय। तो पुलिस ने 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजी। अब इस पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न मानकर क्या माना जाएगा? परिवाद। और जिस पुलिस वाले ने ये रिपोर्ट भेजी है उसको क्या मान लिया जाएगा? परिवादी। तो क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद होती है कि नहीं? सामान्यतः नहीं, लेकिन एक अपवाद है, यहीं रट कर जाना है, 10 लाइन लिखना है। कौन सी धारा अपवाद है? 2D का कहाँ? स्पष्टीकरण। एक समस्या लास्ट में और देखी जाए। वह समस्या आपकी ये है कि अगर कोई मामला संज्ञेय या असंज्ञेय था, मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस ने अन्वेषण किया, स्वतः नहीं किया है, किसके आदेश से? मजिस्ट्रेट के। और पुलिस ने 173(2) के तहत ये रिपोर्ट भेजी है कि यह मामला असंज्ञेय है, तो उसे अब पुलिस रिपोर्ट ही माना जाएगा, परिवाद नहीं। तो दो भागों में बांट लेना है। पुलिस ने स्वतः अन्वेषण करके रिपोर्ट भेजी है और क्या लिखकर भेजा है कि मामला असंज्ञेय निकला है, तब तो वह परिवाद मानी जाएगी। और किसके आदेश से अन्वेषण करके रिपोर्ट भेजी है कि मामला असंज्ञेय निकला है? मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण हुआ है, तब परिवाद नहीं, तब उसे क्या माना जाएगा? पुलिस रिपोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के आधार पर यहाँ चलेगा, क्योंकि ये बेहर एक्ट में नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए। जब मजिस्ट्रेट के पास परिवाद किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, ये भी याद रखिए। या तो अगर संज्ञेय मामला है तो या तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यानी कि पुलिस को आदेशित कर सकता है कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करिए और साक्ष्य एकत्र करिए। अगर 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि परिवाद पर अभी संज्ञान नहीं लिया है। सतर्क रहिएगा। अगर 156(3) के तहत वह कार्यवाही कराता है तो क्या परिवाद पर संज्ञान ले लिया कि नहीं? नहीं। और अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया गया है और वह 200 की कार्यवाही प्रारंभ कर देता है, इसका मतलब कि न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ हो गई, जांच शुरू हो गई, संज्ञान ले लिया, इसका मतलब ये हुआ।
तो ये सतर्क रहना है कि किस धारा के तहत वह कार्यवाही कर रहा है। फिर हम एक बार बता रहे हैं, अगर 156(3) के तहत केवल अन्वेषण का आदेश दिया है तो अभी 190 में काग्निजेंस नहीं लिया और 200 की प्रक्रिया पालन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वह आपका न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञान क्या किया है, ले लिया। ये अंतर जरूर याद रखिएगा। अब जब परिवाद किया जाता है और मजिस्ट्रेट 156 के 3 के तहत कार्यवाही नहीं करता बल्कि 200 से 203 की कार्यवाही शुरू करता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ये आपका अब धारा 200 निकाल लीजिए। और अब आपका कंसेप्ट के बाद ये धारा 200 शुरू कर देना है, यानी कि 200 से लेकर कहाँ तक, 203। देखिए भाई निकाल लीजिए। और एक इसमें से कई टेक्निकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कई जगह से कोरिलेशन भी मिलेगा। एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तमाम यहाँ आपका समस्याएं भी बनती हैं। देखिए आपका अध्याय 15 हम पढ़ा रहे हैं, मजिस्ट्रेटों से परिवाद। तो धारा 200 परिवादी की परीक्षा, यानी कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की, और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि अगर मजिस्ट्रेट 200 की कार्यवाही आरंभ कर देता है तो पहला नियम यह है कि परिवादी और उसके गवाहों की परीक्षा होगी। यानी कि परिवादी आए और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान क्या कराए, दर्ज। अगर परिवादी के पास कोई गवाह है, विटनेस है, साक्षी है, तो वह गवाह भी आए और मजिस्ट्रेट के समझ अपना बयान क्या कराए, दर्ज। इनकी जो परीक्षा होगी वह ओथ पर होगी, शपथ पर होगी। यानी कि मजिस्ट्रेट इन्हें क्या दिलवाएंगे, शपथ। अब आपका समस्या 2-3 यहाँ बनती है कि अगर 10 लोग परिवाद किए हैं तो क्या 10 परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक है, नहीं। अगर 1-2 की भी हो गई तो काम क्या होगा, चल जाएगा। फिर क्वेश्चन बनता है कि अगर 5 गवाह हैं किसी मामले में, परिवादी ने केवल 2 गवाहों को पेश किया, 3 को पेश नहीं किया, तो क्या मामला आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यानी कि सभी परिवादियों की परीक्षा आवश्यक नहीं है और सभी गवाहों की भी परीक्षा आवश्यक है कि नहीं है, नहीं है। अगला देखिए, फिर एक बार सब शुरुआत किया जाए। परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की, और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा। सारांश यानी कि वे जो बातें बोले हैं उन मुख्य मुख्य बातों को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो परीक्षा कैसे लिखी जाएगी, बयान सारांश के रूप में कि वृत्तांत के रूप में कि प्रश्न उत्तर के रूप में। आजकल तो ऐसा ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है कि कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, सारांश। सारांश यानी कि मुख्य मुख्य बातें, और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा। यानी कि उन बयानों पर परिवादी ने जो बयान दिया है परिवादी साइन करेगा, फिर मजिस्ट्रेट साहब साइन कर देंगे। गवाह जो बयान दिया है गवाह साइन करेगा, और फिर नीचे कौन साइन कर देंगे बयान पर, मजिस्ट्रेट। इसमें तो किसी को शक नहीं, इतनी लाइन आगे देखिए भाई आपका। परंतु जब परिवाद लिखकर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए
परिवादी या साक्ष्यों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कब गवाहों की परीक्षा करना और परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। तो नियम ये कहता है कि जब परिवाद मौखिक नहीं, तो फिर एक बार 2D की परिभाषा सतर्क रहिए। परिवाद मौखिक किया जा सकता है कि लिखित की, दोनों दोनों। लेकिन जब परिवाद लिखित में किया गया है तो दो कंडीशन ऐसी बताई गई है जहाँ की परिवादी और गवाह की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां की परिवादी या गवाह की परीक्षा नहीं की जाएगी 200 की, यानी कि धारा 200 से मुक्ति मिल जाएगी। तो पहले दो क्लाज दिए गए हैं, इन दो क्लाजों को न पढ़िए, पहले एक एक्स्ट्रा नियम जानिए जो इन दो क्लाजों से बाहर हो। यदि मजिस्ट्रेट परिवाद पर धारा 200 की कार्यवाही नहीं करता, बल्कि 156(3) के तहत पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे देता है, तो ऐसी कंडीशन में अब न तो अभी परिवादी की परीक्षा आवश्यक है और न ही गवाह की, क्योंकि वह परिवाद पर संज्ञान लिया ही नहीं, अभी अवगत नहीं हुआ, किससे विवेचना करा रहा है, मने पुलिस से। किससे? पुलिस से। लेकिन जब वह 200 की कार्यवाही शुरू कर दिया तो सामान्य नियम यही निकला कि परिवादी का बयान दर्ज हो, परिवादी के पास कोई गवाह है उसका बयान दर्ज हो, लेकिन दो कंडीशन आपका 200 में ऐसी दी गई है, वो भी खूब पूछा जाता है, जहाँ की न तो परिवादी के बयान की आवश्यकता है और न ही उसके गवाह की। तो कौन सी दो कंडीशन है? तो फिर आपका दो कंडीशन गौर से देखिए और फिर 195 वहीं आएगी धारा। देखिए पहली कंडीशन, यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है। तो अब समस्या ये आई कि क्या पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट भी कंप्लेंट करता है। इसीलिए मैं शुरुआती दौर में बताया कि लोक सेवक और न्यायालय भी परिवाद करते हैं, और लोक सेवक और न्यायालय परिवाद करते हैं तो सीआरपीसी के किस सेक्शन में प्रावधान है? 195 में। तो मान लीजिए पुलिस ने किसी को लिखित आदेश देकर तलब किया और कोई व्यक्ति पुलिस का लिखित आदेश नहीं माना, तो ऐसी दशा में पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर खुद ही परिवाद करती है कि इन्होंने हमारे आदेश का क्या किया है? उल्लंघन। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठी गवाही दिया है तो हम आप परिवाद नहीं करते उसके खिलाफ, स्वयं कौन परिवाद करता है? न्यायालय ही। तो क्या न्यायालय परिवाद करता है कि नहीं करता है? किस धारा में मामला आएगा? सीआरपीसी के 195। तो अगर लोक सेवक ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में परिवाद किया या न्यायालय ने परिवाद किया है तो यहाँ मुक्ति दी जाएगी, परिवादी की भी परीक्षा करना आवश्यक नहीं है, और आपका न्यायालय के अधिकारी की भी या न्यायाधीश की भी परीक्षा से क्या मिल गई? छूट। तो कब परिवादी और उसके गवाहों की परीक्षा आवश्यक नहीं है? पहला नियम, जब परिवाद लिखित में हो और किसने किया हो, या तो पब्लिक सर्वेंट ने यानी कि लोक सेवक ने, या किसने? न्यायालय ने। अब कब करेगा? 195 हम बताएंगे। दूसरा, यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मजिस्ट्रेट आपका संज्ञान लेने के बाद मामले को धारा 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है, तो ऐसी दशा में परिवादी की और उसके गवाहों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुरंत 192 समझ लेना है और 3-4 मिनट की धारा है, तुरंत आपका समाप्त कर देना। जो जो धाराएं को रिलेट हो, नियम यही कहता है कि उन धाराओं को तुरंत क्या करिए, डिटेल में वहीं पढ़ लीजिए। देखिए आपका 192 कहती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सीजीएम के यहाँ परिवाद किया जाना। तो अब तक आपने 190 में क्या देखा, अब थोड़ा आगे बढ़िए। सीआरपीसी की धारा 190 में आपने ये देखा कि सामान्यतः परिवाद किसके समक्ष किया जाएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कब किया जाएगा, जब वह किसके द्वारा अथराइज हो, सीजीएम द्वारा। तीसरा नियम, क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। कौन सी धारा बताती है, 192 बताती है, 192 बताती है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर परिवाद किया गया है तो वह क्या कर सकता है। पहला नियम है कि स्वयं संज्ञान ले और स्वयं परिवादी की परीक्षा कर ले, गवाह की परीक्षा कर ले और स्वयं का बढ़ जाए आगे। दूसरा एक विकल्प उसके पास है कि जब सीजीएम के यहाँ परिवाद किया गया है तो परिवाद को स्वीकार कर ले और जांच या विचारण के लिए अपने किसी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दे दे, एसीजीएम को दे दे, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे दे, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे दे। तो जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को मामले को हवाले करता है, उसे सौंप देता है, तो सीजीएम द्वारा गवाह और परिवादी की परीक्षा आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिनको सौंपा गया है मामला वो लोग परिवादी की परीक्षा करें, गवाह की परीक्षा करें बुलाकर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्या परीक्षा आवश्यक है कि नहीं, नहीं, याद रखिएगा। लेकिन ये कब, जब बिना परीक्षा किए वो क्या करता है, मामले को अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच के लिए क्या करता है, सौंप देता है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिए टेक्निकल, कि सीजीएम चाहे तो स्वयं भी जांच कर सकता है, स्वयं परिवादी और गवाह की क्या कर ले, परीक्षा। और नहीं करता तो किसको आपका मैंने भेज देगा, तो आपका नहीं करता तब नहीं करता तब आपका क्या करेगा, तो अपने मजिस्ट्रेट को भेज दे अधीनस्थ, वो करेंगे। अगला देखिए सब, परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक न होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परिवादी की भी परीक्षा कर लिया, गवाह की भी कर लिया और परीक्षा करने के बाद अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को मामला सौंप देता है, तो जिसे मामला सौंपा गया है क्या पुनः वो लोग परीक्षा करेंगे, नहीं, क्योंकि एक बार सीजीएम क्या कर चुका है, परीक्षा। अब आइए आपका 201 देखा जाए
ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और उसके समक्ष आपका परिवाद किया गया है, अगर उसे शुरुआती दौर में ही ये पता चल जाता है कि ये जो परिवाद जिस मामले में हमारे समक्ष किया गया है, इस मामले में हमें जुरिडिक्शन नहीं है, हमें अधिकारता नहीं है। फिर एक बार देखिए, यानी कि कुल मिलाकर 201 ये बताती हैं कि अगर मजिस्ट्रेट को परिवाद पर जांच करने का जुरिडिक्शन नहीं है तो वह परिवादी से कह सके या परिवाद को वापस कर सके और कह सके कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाइए। तो कब किसी मजिस्ट्रेट को, फिर एक बार देखिए, कब किसी मजिस्ट्रेट को किसी परिवाद पर अधिकारिता नहीं होती है, तो पहला आप देखेंगे, पहला हम देखते हैं सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। पहला तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, सामान्यतः वह उसे परिवाद पर कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होती। उसे अधिकारिता तब मिलेगी जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके लिए उसे क्या करते हैं, अथराइज। और वह भी अथराइज केवल किन अपराधों में किया जाएगा, जिन अपराधों की जांच और विचारण करने की क्षमता उसे क्या हो, प्राप्त हो। तो अगर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी ने परिवाद किया है और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकारता नहीं है, तो 201 का वह क्या करे, पालन। भाई क्या करे, किसका पालन करे, 201 का। दूसरा देखिए, दूसरा आपका ये होता है कि अगर परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो मामला है ये मेरे क्षेत्रीय अधिकारता से बाहर का है, यानी कि परिवाद पटना में होना चाहिए और हमारे यहाँ क्या कर दिया गया है, परिवाद, यानी कि मेरे क्षेत्राधिकार से ये मामला कहाँ का है, बाहर का। तो 201 का मजिस्ट्रेट पालन करें और मामले को क्या करें, आपका कह सकते हैं लौटा दें और परिवादी से कहें कि आप सक्षम न्यायालय में क्या करिए, जाइए मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि मुझे अधिकारता नहीं है। अब समस्या फिर एक बार गंभीर उठती है यहाँ कि अगर मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में, यानी कि सुबह ही बता गया कि गुड फेथ का मतलब या बोनाफाइड शब्द आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, 52 में, ये मन की दशा है और किस सेक्शन में रेलेवेंट है, आपका 14 में। सद्भावना में कार्य किया कि दुर्भावना में, तो सद्भावना में कार्य किया, यानी कि उचित सतर्कता और सावधानी बरता या उचित ध्यान देकर क्या किया, कार्य किया, तब हम कहेंगे कि बोनाफाइड या गुड फेथ में कार्य किया। अब आगे देखें अगर मजिस्ट्रेट को परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान की अधिकारिता नहीं थी और मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक यह विश्वास किया कि मुझे अधिकारिता है और संज्ञान लेकर अपराध का मामला आगे बढ़ा दिया, तो ये जो संज्ञान लिया गया है, ये जो अनियमितता है, ये जो गलती है, ये जो आपका इरेगुलरिटी है, क्या ये गलती कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं, ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि 460 का क्लाज ई है ना, 460 धारा का क्लाज ई
इस अवैध कार्यवाही को संरक्षण देता है और कहता है कि भले गलती हो गई हो लेकिन ये कार्यवाही क्या मानी जाएगी? वैध। फिर एक बार अब आगे बढ़िए भाई। इसको आपका सिविल मामलों में भी पूछा जाता है। इसको आपका सीपीसी में अच्छा जोड़ सकते हैं जे वाले, कि अगर ऐसे सिविल न्यायालय में आपने सिविल वाद दायर किया है जिसको कि जुरिडिक्शन उस मामले में नहीं है, तो सिविल न्यायालय का क्या कर्तव्य है बताइए? तो सुनवाई करे कि वाद पत्र वादी को लौटा दे? तो वाद पत्र वादी को लौटाया जाना कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाइए, या एक और है कि वाद पत्र लौटाए न, वह न्यायाधीश वहीं से सक्षम न्यायालय को वाद पत्र खुद ही क्या कर दे, भेज दे। तो वाद पत्र का लौटाया जाना ये किस आर्डर के किस रूल में है? जोड़ लीजिएगा, आदेश 7 के नियम 10, आदेश 7 के नियम 10 जोड़ सकते हैं। आपका 201 से, आपका धारा 201 से जोड़ सकते हैं। कौन सा? सीपीसी का आदेश का नियम, तो आर्डर 7 का रूल 10 और 11 में तो आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है नियम। अब आइए बेरक देखा जाए। ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। तो यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का कॉग्निजेंस करने में कॉम्पिटेंट नहीं है। अब कब कॉम्पिटेंट नहीं होगा मैं बता चुका हूँ, ये नहीं दिया है, ये मैं अलग से बताया हूँ कि जब मामला उसके क्षेत्राधिकार के कहाँ का हो और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं है तो उसे अधिकारिता नहीं है। तो मजिस्ट्रेट क्या करें भाई? आपका वही लौटा दें परिवाद, और क्या करेंगे? देखिए आपका यदि परिवाद लिखित में है तो वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाव के पृष्ठांकन सहित लौटा देगा। यानी कि परिवादी को लिखित में परिवाद है तो परिवादी को रिटर्न कर दिया जाए परिवाद, और कह दिया जाए कि आप उचित न्यायालय में जाइए, और लिख दिया जाएगा परिवाद पर कि ये अधिकारता विहीन कोर्ट में क्या हुए थे, आ गए थे, और परिवाद इनका क्या किया जा रहा है, रिटर्न। और अगर परिवाद लिखित में नहीं है, मौखिक कहा गया है, तो मौखिक कह दे कि आप कहाँ जाइए। भाई मौखिक कहा गया है तो मौखिक निर्देश दे दे, मौखिक कह दे मजिस्ट्रेट की आप सक्षम कोर्ट में क्या करिए, जाइए। और लिखित कहा गया है तो परिवाद के पीछे क्या करे, या अलग से नोट लगा दे कि हमें अधिकारता नहीं थी, आप सक्षम मजिस्ट्रेट के पास क्या जाकर करिए, परिवाद। तो आपका चूंकि वैसे मौखिक व्यवहार में कम मिलता है, मैं बता दूं, जब भी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो कहेगा कि क्यों 2-4-10 रुपया बचा रहे हैं, टाइप करा कर लाइए या हाथ से ही लिख कर लाइए, क्योंकि मौखिक न लाइए। लेकिन कानून है कि मौखिक परिवाद किए जाने की हमें क्या देता है, इजाजत। अब आइए आपका 202 देखा जाए, काफी महत्वपूर्ण 202 भी है। अब यहाँ जो आपका पूछा जाता है नेचुरल जस्टिस का वायलेशन। फिर एक बार देखिए, आपका कचहरी में या किसी वकील साहब के पास जाएंगे तो कई बार वकील साहब पूछेंगे कि भाई कब प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका तर्क सहित कारण भी देखना है। देखिए पहले नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय समझिए, तब तो भाई उल्लंघन कराया जाए। इंटरव्यू में ज़्यादा ये क्वेश्चन बना है, मैं फिर बता दूं, कई बार बन चुका है, और गलत किसी भी हाल में न हो। डिटेल में चल रहा है, कोई शॉर्टकट में नहीं चल रहा है कि
उड़ा दिया जाए धारा को। देखिए, आपका प्राकृतिक न्याय का पहला नियम ये कहता है, आड़ी अल्टम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या करो, सुनो। अर्थात पहला पक्षकार परिवादी, दूसरा पक्षकार अभियुक्त है, तो कानून ये कहता है कि अभियुक्त की बातों को भी क्या किया जाए, सुना जाए। लेकिन जो परिवाद होता है, इसमें प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया जाता है। क्यों किया जाता है, पहले ये समझिए, और कैसे किया जाता है तब बताएंगे। चूंकि मजिस्ट्रेट 200 से लेकर 203 की जब कार्यवाही करता है, तो मजिस्ट्रेट अभी इस बात की जांच करता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध इतना पर्याप्त साक्ष्य है कि अभियुक्त को सुना जाए, या अभियुक्त को तलब किया जाए, या अभियुक्त के खिलाफ आदेशिका जारी किया जाए। अभी मजिस्ट्रेट इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ है। अतः ऐसी दशा में, ऐसे मामलों में अभी केवल परिवादी की सुनी जाती हैं, परिवादी के गवाहों की सुनी जाती हैं। अभियुक्त को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि अभी तो यहाँ ये डिसाइड करना है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है कि नहीं कि अभियुक्त को बुलाया जाए। क्योंकि अगर पर्याप्त आधार नहीं मिलता, तो अगली धारा यानी कि 203 में परिवादी का परिवाद ही क्या होगा, डिसमिस। लेकिन अगर पर्याप्त आधार मिल गया, तब तो डायरेक्ट बिना सुने अभियुक्त को क्या किया जाएगा, तलब। पहला नियम क्यों नहीं सुना जाता? क्योंकि अभी न्यायालय मजिस्ट्रेट इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अभियुक्त के खिलाफ इतना साक्ष्य है कि अभियुक्त को तलब किया जा सके। माने इसलिए आपका कह सकते हैं कि अभियुक्त को सुना नहीं जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वह ये है कि अगर अभियुक्त जान गया कि हमारे खिलाफ परिवाद किया गया है, तो अभियुक्त चाहें तो आकर कार्यवाही को देख सकता है, कोर्ट में अपनी ओर से वकील रख सकता है। अभियुक्त का वकील भी अपने तर्कों को पेश कर सकता है। लेकिन और कोई अधिकार नहीं है कि गवाहों की परीक्षा कर ले, परिवादी की अभियुक्त का अधिवक्ता परीक्षा कर ले। ये अभी अधिकार नहीं मिलता। यानी कि अभियुक्त अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। अभियुक्त का अधिवक्ता अपनी बातें क्या कर सकता है, रख सकता है इस स्टेज में। लेकिन परिवादी और परिवादी के गवाहों से पूछताछ करने का हक अभी दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि अभी तो ये डिसाइड किया जा रहा है कि अभियुक्त के खिलाफ क्या इतना साक्ष्य है कि उसे तलब किया जाए। और जब तक ये डिसाइड न हो जाए, तब तक अभियुक्त को नहीं सुना जाएगा। यानी कि नेचुरल जस्टिस का क्या किया जाता है यहाँ, वायलेशन। इस कारण से तो आपका 202 और आपका 156(3) फिर कवर करना है। अब 200 पहले भूमिका देख लीजिए, तब डायरेक्ट हम शुरू करते हैं 202। क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट आपका और इसमें फंसता है, वह देखा जाए। देखिए, जब न्यायालय या जब मजिस्ट्रेट धारा 200 के तहत परिवादी और गवाहों की परीक्षा किया, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य आ गया है, तो अब 201, 202, 203 का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट अब 204 के तहत अभियुक्त को तलब किया जाए, या तो समन जारी किया जाए या गिरफ्तारी का वारंट।
अभियुक्त को पता ही नहीं और गिरफ्तारी का वारंट क्या हुआ, जारी। पता नहीं रहता, क्योंकि परिवार पता न भी हो तब भी गिरफ्तारी का वारंट 204 में क्या हो सकता है, जारी। दूसरा नियम यह है कि अगर परिवादी की परीक्षा किया और परिवाद किया गया, चाहे परीक्षा किया हो न किया हो, मजिस्ट्रेट को लगा कि हमें तो क्या नहीं है अधिकारता, तो परिवाद को लौटा दे। तीसरा नियम यह है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अभी जो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं उसमें कुछ कमी है, यानी कि साक्ष्य अभी पर्याप्त हैं कि अपर्याप्त, अपर्याप्त ये किसको लगता है, मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, यही आपका पॉइंट है। तो मजिस्ट्रेट 202 के तहत पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप तुरंत ये देखेंगे कि भाई 156 के खंड 3 के तहत भी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश अन्वेषण का दिया गया और 202 में भी है, तो दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो 156 के 3 के तहत तब दिया गया जब मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया था कि नहीं लिया था, परिवाद पर बताइए, नहीं लिया था। और नहीं लिया था तो कौन सी धारा के तहत अन्वेषण कराया, 156(3). और 202 के तहत कब अन्वेषण कराया जाता है, जब धारा 200 के तहत परिवादी और गवाह की परीक्षा हो गई, उसके बाद उसे लगता है कि साक्ष्य अभी भी थोड़ा क्या है, अपर्याप्त, तो 202 के तहत वह पुलिस को अन्वेषण का क्या देता है, आदेश। 202 का आदेश न्यायिक कार्यवाही का भाग होता है, क्योंकि जांच प्रारंभ होने के बाद दिया जा रहा है, और 156 का आदेश न्यायिक कार्यवाही का भाग नहीं होता। तो 202 अब महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ भी अन्वेषण है, लेकिन संज्ञान के बाद और संज्ञान के पहले किस में, 156(3). ये न्यायिक कार्यवाही का क्या होता है, भाग होता है। अब देखिए 202 भाई काफी महत्वपूर्ण है। आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। अब पहले तो मुलतवी शब्द पर आइए, यानी कि आदेशिका को जारी करना, मुलतवी करना किस सेक्शन में है, तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं, यानी कि पोस्टपोन करना। जैसे आयोग ने अपना एग्जाम क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, आगे डेट बढ़ा दिया, उसी को मुलतवी कहते हैं। भाई ना आए तो उसको लिख लीजिए, मुलतवी करना माने स्थगित करना। तो पहले तो जहां जहां मुलतवी शब्द आया है उसको बेयर एक्ट पर ही कोरिलेट करिए और 3-4 क्वेश्चन आपका निकालना है। पोस्टपोन करना या स्थगित करना, ना तो लिख लीजिएगा स्थगित भाई, या मुलतवी करना। तो जहां जहां मुलतवी या स्थगित शब्द आया है कम से कम एक जगह आप एकत्र करेंगे। तो जांच या विचारण को स्थगित करके अगली डेट दे दी जाती है, ये सीआरपीसी की धारा 309 में मिलेगा। लिखिए सीआरपीसी की कौन सी धारा हमें जोड़नी है, 309, उस पर लिख लीजिए। सीआरपीसी की बैठिए, सीआरपीसी की धारा 309 पढ़ना है। जांच या विचारण को क्या करना, मुलतवी। इसके बाद आपका मुलतवी में सिविल मामला पढ़ना है, जे के लिए कि जांच और विचारण को आपका मुलतवी किया जाता है तो किस आर्डर के तहत किया जाता है, आर्डर 17। सीपीसी में लिखना चाहे जो जे के लिए पढ़ रहे हैं भाई लिख लें, आदेश 17 के तहत
स्थगित या मुलतवी किया जाता है। आगे डेट डाल देना। सीपीसी के किस आदेश के तहत? 17 के तहत। अब देखिए क्या पूछा जाता है कि राष्ट्रपति लोकसभा का क्या नहीं करता। तो सत्र बुलाना, ये भी काम है। सेशन बुलाना किसका? राष्ट्रपति का। सत्रावसान करना, सेशन को क्या करना? समाप्त करना। आपका लोकसभा को मुलतवी या स्थगित करना, माने स्थगित करना, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति क्या नहीं करता? तो लोकसभा को स्थगित नहीं, मुलतवी नहीं करता। मुलतवी करने का काम लोकसभा के किसको है? अध्यक्ष को। जैसे ही हंगामा करते हैं सांसद, तो क्या राष्ट्रपति आकर बंद करता है लोकसभा कि लोकसभा का अध्यक्ष? तो लोकसभा को मुलतवी कौन करता है कि 2 दिन के लिए कार्यवाही रोक दी गई? ये पप्पू और उसकी सेना के हंगामे के कारण। भाई पप्पू शब्द वापस लिया जा रहा है भाई। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका फिर देखिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए भाई, क्योंकि समय भी हो गया। तब आपका 202 और डिटेल में बताया जाए। फिर 203 में टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। माने सब इधर इस चैप्टर में काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। 203 में भी काफी टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। पहले 202 समाप्त हो जाए तब। तो थोड़ा धैर्य रखकर पढ़िए भाई। सीआरपीसी है, बहुत कठिन है। यानी कि एविडेंस और सीआरपीसी, सीपीसी, यही तीनों थोड़ा दिमाग लगा कर पढ़ना है। तो रेस्ट ले लीजिए, तब फिर चलेगा। 22 अगस्त में आने की पूरी संभावना, ये तो पहले से ही है। तो आपका जो मार्केट में हला उड़ा है आपका बताया जाएगा, मैंने मंगल बुधवार तक पता करके। देखिए आपका 202 शुरू किया जाए। आपका सीआरपीसी की धारा 202 की भूमिका आपका मैंने बताई गई थी। फिर एक बार देखिए, 202 काफी बड़ी धारा भी है। इसमें देखिए आपका आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, यानी कि जो मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लिया है 200 के तहत परिवादी और उसके गवाहों की परीक्षा किया है, उसे लगता है कि उसे उस मामले में अधिकारिता है, ये लगता है। और ये भी लगता है कि अभी पर्याप्त आधार अभियुक्त को बुलाने का नहीं है, यानी कि उसके समक्ष अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाया है। तो ऐसी दशा में वह अभियुक्त के खिलाफ आपका समन या वारंट जारी करने को स्थगित अभी करेगा, और या तो स्वयं जांच और करे, यानी कि परिवादी से कहे कि और एविडेंस लाइए, या अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जांच की जिम्मेदारी सौंप सकता है, या पुलिस को भी अन्वेषण का आदेश दे सकता है कि पुलिस ही अन्वेषण करे और साक्ष्य एकत्र करके हमारे यहाँ भेजे। 3 पावर है, या तो स्वयं जांच करे और आगे, या अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को दे दे, या पुलिस को अन्वेषण का क्या दे दे आदेश कि पुलिस अन्वेषण करे और हमें आपका साक्ष्य भेजे। तो 202 का जो अन्वेषण का आदेश दिया जाता है, ये संज्ञान के बाद दिया जाता है। पहला नियम, ये न्यायिक कार्यवाही का पार्ट 1 होता है। अब बैरक देखिए, और नेचुरल जस्टिस आपको बता ही दिया गया था कि अभी भी अभियुक्त को सुना नहीं जाएगा। हाँ, अभियुक्त अगर किसी तरह जान लिया कि हमारे खिलाफ परिवाद हुआ है, तो आकर कार्यवाही देखे, अपनी ओर से वकील नियुक्त करे, वकील को बोलने दिया जाएगा, लेकिन परिवादी और गवाहों की परीक्षा का क्या उसे अभी अधिकार है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यायालय अभी इस बात की जांच कर रहा है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए
पर्याप्त आधार है कि नहीं। अगर नहीं है तो 203 में परिवाद ही खारिज होगा आगे, और अगर है तो 204 अप्लाई होगी और अभियुक्त को तलब किया जाएगा। समन मामला है तो समन, और वारंट मामला रहेगा तो गिरफ्तारी का वारंट। तो 204 अभी न समझिए, अभी आपका इतना तक कि 202 देखिए। आपका एक क्वेश्चन और बनता है, वह सतर्क रहना है कि कब मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश न देकर स्वयं ही जांच करेगा। तो इस पर भी हम आएंगे। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, पहला खंड देखिए भाई। यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है, यानी कि कानूनन अधिकारिता रखता है कि नहीं रखता है, या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है, तो पुनः 192 बताइए कौन संज्ञान लेता है। 192 में सीजीएम। सीजीएम संज्ञान लेकर या तो स्वयं जांच विचारण करे या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच विचारण के लिए क्या कर दें, सौंप दें। तो क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है कि नहीं, पूछ ले सकता है। कौन सी धारा, 190 की, 191 की, 192? 192। देखिए हवाले किया है, ठीक समझता है। और ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा हो जो उस क्षेत्र से बाहर है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेश का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है, स्थगित कर सकता है। यानी कि समन या वारंट जारी किए जाने को अभी क्या कर देगा, मुलतवी कर सकता है। और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि नहीं, यानी कि क्या अभियुक्त के खिलाफ सफिशिएंट आपका एविडेंस है कि नहीं, इस बात को डिसाइड करने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो वही तीन बातें हमने बताया कि या तो ऐसा मजिस्ट्रेट स्वयं जांच कर ले, तो या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है, या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है। यानी कि 2 पॉइंट कवर करना है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ अभी पर्याप्त आधार नहीं है, यानी कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो अभियुक्त आगे माने मजिस्ट्रेट आगे स्वयं जांच करे, यानी कि परिवादी से ये कहे कि आप और कुछ एविडेंस लाइए अभियुक्त के खिलाफ। या मजिस्ट्रेट चाहें तो पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है, या पुलिस के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को भी अन्वेषण का आदेश दे सकता है और कह सकता है कि आप एविडेंस कलेक्ट करके हमें क्या करिए, न्याय मजिस्ट्रेट को भेजिए। तो तीन बातें याद रखना है, या तो स्वयं एक्स्ट्रा जांच कर ले, या पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे, या अन्य व्यक्ति को अन्वेषण का निर्देश दे। ये तीन बातें कर सकता है, लेकिन फिर आ जाना है कि कब वह स्वयं ही जांच करेगा, पुलिस को या अन्य व्यक्ति को अन्वेषण का आदेश नहीं देगा। यही टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। दो ऐसी कंडीशन है जहां की ऐसा मजिस्ट्रेट स्वयं जांच भले करे लेकिन पुलिस या अन्य व्यक्ति को अन्वेषण का आदेश नहीं दे सकता। वह दो कंडीशन आपका प्रोविजो में दिया गया है, यानी कि जहां अन्वेषण का कोई आदेश दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, नहीं। अब देखिए, जहां मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः
सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। बहुत अंदर से क्वेश्चन बनता है। तो पहला कंडीशन क्या होगी, जहां मजिस्ट्रेट स्वयं जांच एक्स्ट्रा तो कर सकता है, लेकिन पुलिस या अन्य व्यक्ति को विवेचना का निर्देश नहीं दे सकता। तो जो परिवाद मजिस्ट्रेट के पास किया गया है वह ऐसा अपराध के बारे में है जिसका विचारण केवल और केवल अनन्यतः यानी कि सभी को अपवर्जित करते हुए केवल कौन कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन। तो पहला नियम आपका ये निकला कि जिन मामलों में मजिस्ट्रेट से परिवाद किया गया है, यदि वे मामले सत्र न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विचारणीय हैं, उन मामलों में 202 के तहत कोई अन्वेषण का आदेश नहीं दिया जाएगा। रट कर जाइएगा दोनों। तो पहला फिर हम बता रहे हैं, किस मामले में स्वयं ही जांच एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, अन्वेषण का आदेश नहीं दे सकता मजिस्ट्रेट। तो जो मामला का किसके द्वारा विचारणीय हो, कोर्ट ऑफ सेशन। अब कौन से मामले सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, इसकी लिस्ट दी गई है प्रथम अनुसूची के स्तंभ नंबर 6 में। जिन अपराधों के आगे सत्र न्यायालय लिखा गया है, प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के किस स्तंभ में, 6वें में विचारण न्यायालय है। तो वो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है और उसमें अन्वेषण का आदेश दिया जाएगा कि नहीं, नहीं। अच्छे से तैयार करके जाना। दूसरा देखिए, जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी की या उपस्थित गवाहों की धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती। इसका मतलब आपका निगेटिव भाषा में लिखा है। बेर की भाषा 90% लोगों को वैसे भी नहीं आती जब तक समझाया न जाए। तो ध्यान से देखिए शब्दों का जाल कैसे बुना गया है। जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, इसका मतलब ये हुआ, फिर उल्टा नियम समझिए कि अगर परिवाद न्यायालय द्वारा किया गया है तो क्या मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश पुलिस को या अन्य व्यक्ति को दे सकता है कि नहीं, नहीं। फिर एक बार समझिए तो आपका देखिए कैसे आपका जो शब्द लिखे गए हैं परंतु के दो में वो काफी टेढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नया लड़का जब पढ़ेगा तो उसी शब्दों में उलझ जाएगा। उसका तरीका ये है कि आप उसको तोड़ कर पढ़िए। पहले आधा भाग हम देखते हैं। आधा भाग का मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय ने स्वयं परिवाद किया है तो क्या मजिस्ट्रेट पुलिस या अन्य व्यक्ति को अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा नहीं। तो फिर एक बार याद रखिए, कल आ ही जाएगा कि न्यायालय किस सेक्शन के तहत न्यायालय स्वयं परिवाद करता है। चौथी बार बताया जा रहा है, अभी 4-5 बार और बताया जाएगा। 195 कब करता है, जब न्यायालय में सामान्यतः क्या दिया गया हो, फॉल्स एविडेंस। तो आप हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, न्यायालय स्वयं करेगा। अगला आइए, दूसरा पॉइंट ये है कि अन्वेषण का आदेश कब दिया जाएगा, माने कब नहीं दिया जाएगा। यदि न्यायालय ने परिवाद न किया हो तो जब तक कि परिवादी और उसके गवाहों की परीक्षा 200 के तहत न कर ली जाए, तब तक अन्वेषण का आदेश अन्य मामलों में नहीं दिया जाएगा। तो अब 3 पॉइंट याद रखिए। एक हम अलग से बता रहे हैं कि कब मजिस्ट्रेट स्वयं जांच करने के लिए बाध्य हैं, अन्वेषण का आदेश वह नहीं दे सकता। तो 3 पॉइंट बना लीजिएगा। पहला पॉइंट, जब मामला
किसके द्वारा पूर्ण रूप से विचारणीय हो, सत्य न्यायालय। दूसरा, जब परिवाद किसने किया हो, न्यायालय ने। और तीसरा, अगर अन्य व्यक्तियों ने परिवाद किया है तो जब तक कि परिवादी या उसके गवाहों की परीक्षा न हो जाए तब तक अन्वेषण का आदेश नहीं दिया जा सकता। यानी कि 200 में परिवादी उसके पास कोई गवाह है तो उस गवाह की पहले क्या करनी पड़ेगी, परीक्षा। परीक्षा के बाद आप दे सकते हैं अन्वेषण का आदेश, वो अलग बात है, लेकिन परीक्षा के पहले नहीं। तो 3 कंडीशन फिर मैं लास्ट में बता रहा हूं, तब डायरेक्ट आगे बढ़ा जाए। पहली कंडीशन, कब अन्वेषण का आदेश न देकर स्वयं जांच करनी पड़ेगी, तो जब मामला किसके द्वारा अनन्यतः या पूर्ण रूप से विचारणीय हो, सत्य न्यायालय। दूसरा, किसने परिवाद किया हो, न्यायालय। और तीसरा, आपका कब नहीं दी जाएगी, तो 200 के तहत परिवादी या उसके गवाहों की परीक्षा के बगैर, बगैर मतलब बिना, अन्वेषण का आदेश नहीं दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा, तो 2 कंडीशन के अलावा आपका जब न्यायालय परिवादी और गवाह की क्या कर लेता है, 200 में परीक्षा। अगला देखिए भाई, काफी एक कठिन है, आसान नहीं है आपका। अब दूसरा खंड देखिए, उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सशस्त्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो यह परिवादी से अपने सब साक्षियों की पेश करने की अपेक्षा करेगा और सबकी शपथ पर क्या की जाएगी, परीक्षा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब परिवादी और उसके सभी गवाहों की शपथ पर परीक्षा करना अनिवार्य होगा, तो जब मामला किसके द्वारा विचारणीय हो, कोर्ट ऑफ सेशन। तीसरा देखिए, यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी। यानी कि अगर अन्वेषण का आदेश 202 में दे दिया मजिस्ट्रेट ने, पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया है, तो अन्य व्यक्ति अभियुक्त को वारंट के बिना तो गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस को जितना अन्वेषण में शक्तियां हैं वे अन्य व्यक्ति को भी क्या होगी, प्राप्त। ये आपका 202 रहा। अब आइए धारा 203 देखा जाए, परिवाद का खारिज किया जाना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 203 देखिए, आपका क्वेश्चन का मॉडल बना जाए पहले। यहाँ से आपका इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन बना है और प्री में। 203, परिवाद का डिसमिस किया जाना, तो आपका वाद पत्र को खारिज किया जाना, एफआईआर को खारिज किया जाना या परिवाद को खारिज किया जाना, यानी कि डिसमिस किया जाना, तो परिवाद कब खारिज होगा, तो पहले सामान्य बातें ये देखिए। अगर मजिस्ट्रेट ने धारा 200 के तहत परिवादी और उसके पास कोई गवाह था तो गवाह की शपथ पर क्या की है, परीक्षा। 202 के तहत एक्स्ट्रा जांच स्वयं किया मजिस्ट्रेट ने या कुछ मामलों में पुलिस से अन्वेषण करा लिया या आपका किसी अन्य व्यक्ति से अन्वेषण मजिस्ट्रेट ने कराया और अंत में मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, पर्याप्त बेस नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे न्यायिक कार्यवाही को बढ़ाया जाए, यानी कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य
पर्याप्त हैं कि अपर्याप्त। अपर्याप्त, तो ऐसी दशा में जो परिवाद किया गया था वह परिवाद क्या करेगा? मजिस्ट्रेट डिसमिस, और डिसमिस के क्या लिखेगा? कारण। अब यहाँ समस्या देखिए, पहला समस्या कि जब परिवाद डिसमिस किया जाता है तो क्या मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद खारिज किए जाने का कारण लिखना वैकल्पिक है कि अनिवार्य है? अनिवार्य है। अब यहाँ नेचुरल जस्टिस का पालन देखिए आपका, फिर बेरेक शुरू किया जाए। पहला आपका पॉइंट ये पढ़ना है कि नेचुरल जस्टिस के 3 नियम हैं। पहला आर्डी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरा रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम। और तीसरा रीजन डिसीजन, यानी कि निर्णय का कारण दीजिए। अभी विकासशील अवस्था में, ये कैसी अवस्था में है? अभी विकासशील अवस्था में है। जजमेंट का आप क्या दीजिए? कारण। कारणों से अस्पष्टता आती है, कारण से और निर्णय में अस्पष्टता आती है। तो ऐसी दशा में ये जरूर तीसरा नियम यहाँ पालन किया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं है तो परिवाद को क्या कर दें? डिसमिस। और डिसमिस करने का क्या लिखे? कारण। अगर कारण नहीं लिखा जाता और परिवाद खारिज किया जाता है तो ये खारिजी का आदेश वैध होगा कि अवैध? अवैध, सही नहीं होगा। और आप नया परिवाद कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ने कारण लिखा ही नहीं, तो कारण नहीं लिखा तो क्या कर दीजिए? फिर से नया परिवाद, क्योंकि वह खारिजी का आदेश क्या हो गया? अवैध। तो पहले बेरक देखा जाए आपका परिवाद का डिसमिस किया जाना। यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर यदि कोई कथन हो और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार मजिस्ट्रेट ने किया, विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए सफिशिएंट बेस ही नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य का क्या है? अभाव। तो पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा कि कर सकेगा? तो करेगा मतलब कारण लिखना बाध्यकारी है कि विवेकाधिकार? बाध्यकारी। कारण नहीं लिखता है तो परिवाद खारिज किया जाने का आदेश ही क्या होगा? अवैध। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर परिवाद खारिज कर दिया गया तो इसके विरुद्ध क्या उपचार हैं? तो परिवाद अगर मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है तो इसकी अपील नहीं होती। फिर मैं बता दूं, इसका आपका रिवीजन होता है, पुनरीक्षण होता है। और सीआरपीसी में पुनरीक्षण करने का अधिकार केवल 2 न्यायालयों को प्राप्त है। कौन कौन न्यायालय? सत्र न्यायालय। और कौन सा न्यायालय? हाईकोर्ट। तो किसकी किसकी अपील नहीं होगी, केवल रिवीजन होगा। तो 133 के आदेश की सीआरपीसी 144, 144 ए हो गया, 125 हो गया और 203 के तहत परिवाद का क्या किया जाना? खारिज। इसकी अपील नहीं होगी। तो जहां भी अपील का प्रावधान न हो आप क्या मार कराएंगे? क्या हो सकता है? रिवीजन। अब अगला नियम आइए। अगला नियम आपको ये देखना है कि अगर कंप्लेंट डिसमिस हो गया तो क्या सामान्यतः उसी मामले को लेकर नया परिवाद किया जा सकता है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपका ज्यादा बना है। तो फिर एक बार कंसेप्ट अच्छे से तैयार रखिएगा। सामान्यतः जब एक बार परिवाद खारिज हो जाता है
तो उसी विषय को लेकर पुनः परिवाद नहीं किया जा सकता। ये कैसा रूल हमने बताया? सामान्यतः। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ ऐसी अपवादित दशाएं हैं जहाँ की उसी विषय पर पुनः परिवाद क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। वहीं इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है। और भले अलग से लिख लीजिए कि जब एक बार परिवाद खारिज हो गया तो क्या उसी मामले को लेकर, उसी अपराध को लेकर कब दोबारा परिवाद किया जा सकता है? तो आपका एक एक पॉइंट अलग से लिख लीजिए। पुनः परिवाद भाई खारिजी के बाद तो पहला तो आपका उठाना है, कह सकते हैं पहला जो पॉइंट उठाना है, अगर परिवाद खारिज किया गया है और कारण न बताया गया हो। पहला यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि परिवाद अगर खारिज किया गया, डिसमिस किया गया और क्या न बताया गया हो पहले परिवाद में खारिज करने का कारण, क्योंकि कारण बताना बाध्यकारी है और बिना कारण के परिवाद खारिज करने का आदेश क्या होगा? अवैध। तो पहला पॉइंट हुआ कि बिना कारण के परिवाद को क्या किया गया? खारिज। ये पहला आधार बहुत इंटरव्यू में पूछा गया है। 5-6 आधार हैं, उसको समझिए। दूसरा आधार ये है आपका कि जब परिवाद खारिज किया गया उसके बाद परिवादी को कोई नया साक्ष्य मिल गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि परिवादी द्वारा नया साक्ष्य खोज लिए जाने पर, फिर एक बार समझिए, परिवाद खारिज हो जाने के बाद परिवादी को कुछ नया साक्ष्य मिलता है और वह साक्ष्य वह उचित सतर्कता बरतने के बावजूद भी परिवाद खारिज करने के पहले पा नहीं पाया। यानी कि ये नहीं कि आप था तो पेश करिए। फिर एक बार इसको देखिए अलग से। परिवाद खारिज हो जाने के पश्चात नए साक्ष्य की प्राप्ति अगर होती है तो उसी विषय पर पुनः परिवाद कर सकते हैं और पुनः मुकदमा चल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा आपका आया कि आपका तीसरा आया ये कि परिवाद जो खारिज किया गया था उस खारिजी के आदेश में स्पष्ट गलती का दिखाई देना। यानी कि आप लिख सकते हैं कि परिवाद खारिज करने का जो आदेश था उसमें स्पष्ट क्या थी? त्रुटि या मिस्टेक या गलती थी। अगला आप देख कह सकते हैं कि अगर परिवाद किया गया, परिवादी हाजिर ही नहीं हुआ, परिवाद खारिज हो गया, तो ऐसी दशा में परिवादी को दो विकल्प मिलेंगे। या तो वह परिवाद को रीस्टोर कराए, यानी कि उसको पुनः उसी स्थान पर प्रतिस्थापित करे। यानी कि मजिस्ट्रेट से ये कहे कि मैं जिस दिन हमारी परीक्षा होनी थी उचित कारणों से मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाया और आपने आनन फानन में क्या कर दिया? डेट नहीं डाली और परिवाद क्या कर दिया? खारिज। तो अगर परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद खारिज किया गया है तो परिवादी के पास दो विकल्प हैं। पहला रिस्टोर कराए, यानी कि परिवाद कहे, कारण बताए दोनों में कि मैं उचित कारणों से डेट पर नहीं आ पाया। तो उचित कारण आप लोग भी बताइए। ट्रेनें लेट हो गई, बहुत बारिश हो गई, तो आपका भूकंप आ गया, या हम बीमार पड़ गए, आ रहे थे रास्ते में ठोकर मार दिया बाइक वाले ने, मैं अस्पताल पहुंच गया, तो कहाँ से आपके कोर्ट में आ जाऊं? फिर वकील साहब डेट 2 तारीख को थी, वकील साहब के यहाँ फोन किए तो कई तारीख को बता दिए, 3 तारीख को।
ये रिकॉर्डिंग देखिए, इसीलिए रिकॉर्डिंग भी कुछ मामलों की जरूरी है, क्योंकि पहले वकील साहब लेटर लिखते थे कि आपकी तारीख इस तारीख को पड़ी है। लेटर में डेट गलत वकील ने लिख दिया तो मैं क्या करूं भाई। मैं तो 2 तारीख को था, आया 3 को। अगर मुझे पता रहता कि 2 को डेट है तो मैं किस दिन आ जाता। 2 को क्या मैंने, तो इसीलिए आपका जब फंसता है मामला तो या तो वकील साहब से फैक्स करवाया जाता है डेट वोट का, या फोन करवाया जाता है। और वह फोन आपका क्या करिए, रिकॉर्ड में रखिए कि देखिए हमारे वकील साहब ने डेट क्या बता दी भिन्न। ये भी होता है। यानी कि या तो खारिज हो गया अनुपस्थिति के कारण, तो या तो पुनः स्थापित कराइए या नया परिवाद करिए, लेकिन अनुपस्थिति का क्या बताना पड़ेगा, उचित कारण। ये नहीं कि ऐसे नहीं। अगर परिवाद खारिज हो जाता है तो आप उसका रिवीजन करा सकते हैं। खारिजी का आदेश ही उलटवा दीजिए। तो रिवीजन अभी बताया गया कहाँ करवा सकते हैं, या तो कोर्ट ऑफ सेशन में, या कहाँ, हाई कोर्ट। और कह सकते हैं कि ये खारिजी का आदेश गलत है, ये खारिजी का आदेश रद्द किया जाए और मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाए कि हमारे परिवाद पर पुनः सुनवाई क्या करे, प्रारंभ। तो किस में रद्द करवा सकते हैं खारिजी का आदेश, आपका रिवीजन में। इस प्रकार आपका फिर एक बार देखते इसको। सामान्यतः जब एक बार परिवाद खारिज हो जाता है तो उसी विषय पर नया परिवाद नहीं किया जाता, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके हम कुछ क्या बताए, अपवाद। अपवाद जरूर याद रखिए। अब फिर बैक होइए आपका 190 में भाई। फिर अब एक बार 190 में बैक होइए। 190(1) परिवाद हो गया। 190(1) पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान कल बताया गया था। तीसरा आ जाइए 190(1) देखा जाए, बेरक की भाषा निकाल लीजिए आपका 190। इसके बाद छोटी छोटी धाराएं आएंगी भाई। 190(1) निकाला जाए, बहुत समय लग गया भाई पढ़ाने में इसको। अब क्या किया जाए इतना। वैसे एक चैप्टर और भी आपका समाप्त हो गया, आपका अध्याय 15 भी समाप्त हो गया। भले समय लग गया थोड़ा, क्योंकि कठिन जरूर है आपका ये मामला, और इसमें कोई शक नहीं है। फिर एक बार देखिए भाई 190(1) को उठाइए। पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर, इत्तिला मतलब सूचना पर, सूचना मने कंप्लेन पर, कंप्लेन मने नोटिस पर, कंप्लेन मने शिकायत पर, इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर। तो स्वयं अपनी इस जानकारी पर को हम कहते हैं सुमोटो। सुमोटो कहा जाता है। सुमोटो मतलब कि स्वयं के ज्ञान पर। स्वयं का ज्ञान पर का मतलब स्व प्रेरणा से, अपनी इच्छा से। किसी ने कुछ कहा नहीं, न एप्लीकेशन दिया, अपनी इच्छा से जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। मजिस्ट्रेट अपराध का क्या ले सकता है, संज्ञान। अब इसमें देखिए कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन का मॉडल। अगर मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति द्वारा सूचना पर या शिकायत पर या खुद घटना देखने के कारण संज्ञान लेता है तो वह मामला कहां से गवर्न होगा, 190(1) से। ये संज्ञान लेने के बारे में रिजुडियरी प्रावधान है, अवशेषी प्रावधान है, अवशिष्ट प्रावधान है, ये भी याद रखना है। कई बार मैं अवशेषी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, अगर क्या मजिस्ट्रेट स्वयं अपनी आंखों से घटना देखा है तो उस अपराध के बारे में काग्निजेंस स्वतः ले सकता है कि नहीं, बिना किसी की माने बिना किसी की शिकायत किए या बिना परिवाद किए ले सकता है कि नहीं। यूज कम करते हैं, ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पेपर में देख लिया तो ले सकता है कि नहीं, टीवी में पढ़ लिया, कोई लेटर भेज दिया तो
ले सकता है। रास्ते में जा रहा था, घटना देख लिया, ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। किस धारा में जाएगा मामला? 190 वन सी। अब 190 वन सी का मामले को आगे बढ़ाइए। जब मजिस्ट्रेट 190 वन सी के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो वह उस अपराध के बारे में कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं होता। उसका विवेकाधिकार है, चाहे तो कार्यवाही करे और चाहे तो क्या कर दे, इनकार। पहला नियम। तो कब मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं होता? जब वह संज्ञान किस पर लेता है? या तो किसी की सूचना पर या सुमोटो से। नियम याद रखिएगा 3-4। जब मजिस्ट्रेट स्वयं के ज्ञान पर किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो ऐसी दशा में अगर उसे स्थानीय अधिकारिता नहीं है, उसको लोकल जुडिक्शन उस अपराध का संज्ञान का नहीं था, तो ये संज्ञान ही इलीगल होगा, अवैध होगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट ने ये कार्य किया है, ये अनियमितता, ये इरेगुलरिटी कार्यवाही को दूषित कर देगी, कार्यवाही को अवैध करा देगी। तो ये किस क्लाज में है? अधिकारिता में रहिए, अधिकारिता से बाहर इस खंड के तहत जाकर कार्यवाही नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपका संज्ञान ही अवैध हो जाएगा। तो आपका कौन सी धारा है? 461 और 461 का क्लाज वाइज पढ़ना है। के 461 का कौन सा क्लाज? के। अगला नियम आइए। अगर मजिस्ट्रेट, फिर एक बार देखिए, स्वयं संज्ञान लेता है या किसी की सूचना या शिकायत पर, तो उसे हर हाल में नेचुरल जस्टिस का पालन करना पड़ेगा। और नेचुरल जस्टिस आपका तुरंत अगली धारा में आ जाएगा 191। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि अगर 190 वन सी के तहत मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है तो किस धारा का उसे पालन करना आवश्यक है? 191। फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत देखिए। प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत अभी बताया गया। पहला क्या था? आड़ी अल्टम पर्टम, दूसरे को सुनो। दूसरा क्या था? रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम। और तीसरा हमने 203 में ऐड किया, रीजन डिसीजन। अब दूसरा आइए, रूल अगेंस्ट बायस। बायस यानी कि पक्षपात या अभिनत के विरुद्ध नियम। इसका मतलब ये हुआ कि पक्षपात 3 प्रकार से हो सकता है। एक विषय वस्तु संबंधी, दूसरा व्यक्तिगत और तीसरा धन संबंधी। तो जिन मामलों में मजिस्ट्रेट हितबद्ध हो, चाहे धन संबंधी, चाहे व्यक्तिगत या विषय वस्तु में, तो नियम ये कहता है कि आप उस मामले को सामान्यतः न सुनिए, दूसरे मजिस्ट्रेट को क्या करिए? ट्रांसफर। क्योंकि आपने ही घटना देखी और आप ही उसकी जांच करेंगे, ये तो बायस होगा, पक्षपात होगा। तो इसके लिए एक सेक्शन, 2 सेक्शन वैसे बने हैं, 191 और 479। लेकिन एक ही सेक्शन हम यहाँ बताएंगे। 191 कहती क्या है, सार पहले समझिए। जब मजिस्ट्रेट 190 वन सी के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो वह अभियुक्त को इस बात को बताएगा कि अभियुक्त का अधिकार है कि वह चाहे तो ये मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रांसफर करवा सकता है। और अगर अभियुक्त कहता है कि हाँ, हमारा मामला आपके यहाँ से क्या किया जाए? ट्रांसफर। तो जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहेंगे, उस मजिस्ट्रेट को मामला क्या किया जाएगा? ट्रांसफर।
क्योंकि अब मजिस्ट्रेट हितबद्ध हो गया है, पक्षपात कर सकता है, क्योंकि हो सकता है अपनी आंखों से घटना देखा हो और उस घटना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिमाग में एक पूर्व कल्पना लेकर चल सकता है। अब आगे आइए, अगर जिस मजिस्ट्रेट ने घटना स्वयं अपनी आंखों से देखी हो, तो क्या उसे गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है कि नहीं? तो बुलाया जा सकता है, तो एविडेंस की धारा बताइए, विशेषाधिकार नहीं है। तो कौन सी एविडेंस की धारा है? 121, 121। भाई वो बताया जाएगा, लेकिन बुलाया जा सकता है कि आप आकर घटना देखे हैं, तो आकर क्या करिए, कोर्ट में गवाही दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो कौन सी धारा निपट गई? 191, फिर 192 बता ही दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। संज्ञान लेने के बाद या तो स्वयं जांच विचारण करे या अपने अधीनस्थों को क्या करे, सौंप दे। कौन सी धारा? 192। 193 एक धारा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 193 भी काफी महत्वपूर्ण है, प्री और इंटरव्यू में हमेशा पूछी जा रही है। कोर्ट ऑफ सेशन देखिए, क्या सत्र न्यायालय किसी मामले का प्रथमतः या सीधे संज्ञान लेता है कि नहीं? तो संज्ञान लेता है, तो कब लेता है? तो सामान्यतः कोर्ट ऑफ सेशन किसी मामले का प्रथमतः या सीधे या पहली बार ही संज्ञान नहीं लेता। तो वह संज्ञान कब लेता है? मामले से अवगत कब होता है? जब धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा उसे मामला क्या किया जाता है, सुपुर्द। अब वहीं अपवाद पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मामला सामान्यतः सत्र न्यायालय में डायरेक्ट नहीं जाता। क्रिमिनल मामला कहाँ पहले जाता है? मजिस्ट्रेट के पास। फिर मजिस्ट्रेट किसको सुपुर्द करते हैं? सत्र न्यायालय को। लेकिन लग गया तो इसी में झांप फंसता है। दो ऐसी कंडीशन है जहां की कोर्ट ऑफ सेशन सीधे संज्ञान लेता है, बिना उपार्पण के लेता है, बिना कमिटल के लेता है, बिना भेजे लेता है। तो किन मामलों में डायरेक्ट मुकदमा पहली ही बार में कोर्ट ऑफ सेशन में ही होता है, या कोर्ट ऑफ सेशन ही कांग्निजेंस लेता है? इसको और अच्छे से बताया जाएगा, भूमिका देख लीजिए तो पढ़ कर आइएगा। पहला मामला है सीआरपीसी की धारा 199 का क्लाज 2। अब डिटेल में उसको भी हम बता देंगे। पहला मामला है 199 का कौन सा क्लाज 2, और दूसरा मामला 344, एक बार देखिए तो, मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में 344। फिर एक बार इंटरव्यू का क्वेश्चन देखिए, लास्ट में तो कई बार बना है। कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा संज्ञान लेता है। फिर आपका सीधे लेता है, डायरेक्ट लेता है कि कमिटल करने पर? तो जनरल रूल ये है कि क्या करने पर? कमिटल। कमिटल की धारा में किया जाता है 209। क्यों किया जाता है? क्योंकि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मामला हमारे द्वारा विचारणीय नहीं है। तो क्या कभी सत्र न्यायालय सीधे भी संज्ञान लेता है? तो आप कहेंगे कि दो कंडीशन है जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन सीधे संज्ञान लेता है। पहली बार में ही मुकदमा कहाँ किया जाएगा? सत्र न्यायालय। फिर पूछेगा कौन कौन से मामले हैं? तो आप 199 के क्लाज 2 में आने वाले मामले, और दूसरा क्या बताएंगे सीआरपीसी के 100 आपका 344 में आने वाले मामले। तो अब 199 जैसे जो धारा आए, नियम यही कहता है कि उस धारा को थोड़ा थोड़ा डिटेल में वहीं क्या करिए, जान लीजिए। तो आपका 193 कल बताया जाएगा थोड़ा डिटेल में।
कि सत्य न्यायालय आपका, और इसी में एक और पढ़ कर आइएगा। सत्र न्यायालय ही एक ऐसा न्यायालय है जिसके लिए विचारण की 3 प्रक्रिया है, और तीनों प्रक्रिया और संज्ञान कल हम बताएंगे। एक 225 से लोग लेकर 236, फिर 237 अलग, और मिथ्या साक्ष्य देने में अलग। 3 प्रक्रिया हम बताएंगे कि कम लोग ही जानते हैं कब इन प्रक्रियाओं का यूज किया जाएगा। और हाई कोर्ट पिछली बार पूछा गया था कि कौन प्रक्रिया अपनाएगा, तो वो भी बता दिया जाएगा। तो भाई एक बार पढ़ कर आइए धाराएं, और मैं बता ही चुका हूँ धाराएं, कल इसको और डिटेल में हम बताएंगे। 193 शुरू किया जाएगा बेयर एक्ट की भाषा, जो बेयर एक्ट में निकलेगा उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे।